हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 6.5 तक सॉल्व किया था। आज 6.6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और रिमेन्स अनअल्टर्ड। देखिए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से वर्क जो हो रहा है दैट इज पॉजिटिव। आपको याद होगा फोर्स और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन कुछ ऐसा था। अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे dv बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू मतलब x, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू दैट विल गिव अस फोर्स। तो अगर मैं उसको ऐसे लिखूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी माइनस एफ dx। अगर इस पर से आप सोचो तो आपको समझ में आएगा, अगर वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो उसका मतलब वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा और उस कंडीशन में जो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपका होगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। सेकेंड, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो वो ऑलवेज जो मोशन होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उसकी वजह से जो वेलोसिटी होगी, वो जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ऑलवेज डिक्रीज होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से कौन सी एनर्जी डिक्रीज होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का वहाँ पर लॉस होता है। और वो आपको पता भी होगा, याद होगा आपको कि वहाँ पर हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स या फिर सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम। देखिए यहाँ पर जो टोटल मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, हमारे पास कोई ऐसी सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो चेंज आएगा इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी। तो ये किसकी वजह से आ रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। आप ऑलवेज याद रखना कि इंटरनल फोर्स जो लग रहा है वो कभी भी उसका रिजल्टेंट जो होगा वो ऑलवेज जो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो जीरो ही होगा, उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम में अगर चेंज आ रहा है वो कौन सी फोर्स की वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। And next question is, in an inelastic collision of two bodies, the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy, the total linear momentum, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। देखिए आपको इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन याद होगा, हमने दोनों में ये डिफरेंस किया था कि कोई भी कोलिजन हो ऑलवेज लीनियर मोमेंटम जो होता है उसका तो कंजर्वेशन होता ही है। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता। लेकिन ऑलवेज आपको पता है कि जो सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में पूछा गया है। तो इनइलास्टिक कोलिजन है, उसमें दो चीज़ें, दो आप बोल सकते हो यहाँ पर क्वांटिटीज, एंड दे आर लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी, दे विल बी कंजर्व्ड। क्वेश्चन 6.7 देखिए, स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। देखिए आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें क्या होता है कि दोनों चीज़ें मतलब लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, वो चीज़ ट्रू है। लेकिन वो टोटल काइनेटिक एनर्जी और आप बोल सकते हो कि टोटल मोमेंटम जो होता है उसमें पूरी सिस्टम का टोटल उसमें ही उसका ही कंजर्वेशन होता है, ना कि पर्टिकुलर हर एक का। मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व, दैट इज रॉन्ग, है ना, क्योंकि हर एक जो बॉडी होती है उसका लीनियर मोमेंटम और उसका काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता, लेकिन उनके टोटल का हमने जो लिखा था क्वेश्चन में P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, तो P इनिशियल की बात करें या P फाइनल की बात करें
तो जो लीनियर मोमेंटम फाइनल होगा या इनिशियल होगा वो दोनों बॉडीज़ का टोटल होता है। काइनेटिक एनर्जी भी की हम कौन सी लेते हैं, टोटल, है ना, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, ना कि हर एक बॉडी का, ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। देखिए क्लोज लूप है उसमें वर्क डन जीरो होता है, लेकिन दैट इज ओनली करेक्ट फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ऐसी जो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो उनके लिए ही आपको पता है कि उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है, और वहाँ पर जो वर्क होता है वो सिर्फ जो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उस पर ही डिपेंड करता है, ना कि पाथ पर, जब ऐसी कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो ही ऐसी क्लोज लूप होगी, तो उसमें जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा। लेकिन फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे कि फ्रिक्शन, तो उसमें अगर क्लोज पाथ है तो उसमें जो वर्क होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। And next is, in an inelastic collision the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy of the system। देखिए आपको याद होगा, ये तो सही है, ये ट्रू है सेंटेंस, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में आपको याद है कि जब काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जो होगी वो ज़्यादा होगी और आफ्टर कोलिजन जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, और वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6.7 था। अब 6.8 की हम बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है, उसमें in an elastic collision of two billiard balls, if the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the balls, देखिए यहाँ पर हमारे पास, आपको इलास्टिक कोलिजन याद होगा, उसमें क्या होता है कि सपोज ये एक बॉल है, एक दूसरा बॉल है, सपोज ये कुछ v1 वेलोसिटी से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है, सपोज ऐसा हुआ कि v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा, तो इसका कोलिजन होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब वो कोलाइड हो रहे हैं तब उस दौरान क्या होगा, इन दोनों की, ये इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका कुछ पार्ट जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग द कोलिजन आप बोल सकते हो कि वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग दैट कोलिजन आप बोल सकते हो कि वहाँ पर उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन is the total linear momentum conserved during the short time of an elastic collision of two balls। देखिए टोटल लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है कि नहीं होता। तो आपको याद होगा कि लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो कोलिजन इलास्टिक हो कि इन इलास्टिक हो, दोनों ही कंडीशन में उसका कंजर्वेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the answer to A and B for an inelastic collision? तो आप बोल सकते हो कि आंसर विल बी अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट जो आंसर है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता, तो अगर कोलिजन इनइलास्टिक है तो उसमें भी सेम ही चीज़ रहेगी और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन तो होता ही है। एंड नेक्स्ट इज, if the potential energy of two billiard balls depends only on the separation distance between their centers, is the collision elastic or inelastic? Note, we are talking here of potential energy corresponding to the force during collision, not gravitational potential energy। फिर से और एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। If the potential energy of two billiard balls depend only on the separation distance between their centers, इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक? देखिए यहाँ पर आपके पास दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, ठीक है, और दोनों के बीच क्या हो रहा है, कोलिजन। ये कोलिजन के बारे में आप बोल सकते हो कि दिस विल बी इलास्टिक कोलिजन। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज 6.9, अ बॉडी इज, क्वेश्चन है कुछ हमारा, A body is initially at rest. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. The power delivered to it at time t is proportional to। देखिए पावर का टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा वो हमें यहाँ पर चाहिए।
ठीक है, ऐसा कुछ हमारा क्वेश्चन है। हमें पहले बोला गया है कि बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पर है, फिर वो वन डायमेंशन मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यहाँ पर मोशन में है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, ये चीज़ हमें याद रखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर पावर की आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, पावर P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और हमारे पास और एक चीज़ है कि यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है उसकी फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हो, दैट इज़ फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला यूज़ करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात की गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर फोर्स की जगह पर मास इंटू एक्सेलरेशन ले लिया। और सेकेंड चीज़, वेलोसिटी की बात अगर हम करें तो वेलोसिटी जो होता है तो उसका और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स एक्सेलरेशन इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a इंटू टी, ठीक है। तो हमारी ये फॉर्मूला कुछ ऐसी बन गई ma²t, और यहाँ पर आपको पता है मास जो होता है दैट इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी बोल दी गई है। इसका मतलब ये हुआ पावर p इज प्रोपोर्शनल टू t। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, उसमें से ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा कि पावर जो है उसके टाइम के साथ कैसा रिलेशन मिल गया हमें, पावर इज प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ बॉडी इज मूविंग, देखिए क्वेश्चन कुछ, अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। यहाँ पर कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, दैट इज पावर। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, उसका डिस्प्लेसमेंट और किसका रिलेशन चाहिए, रिलेशन विथ टाइम t। यहाँ पर कौन सी चीज़ की बात की गई है, दैट इज़ पावर। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर हमें ये सोचनी है यहाँ पर कि अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर दैट इज़ वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो वर्क इक्वल्स आप लिख सकते हो पावर इनटू टाइम। तो वर्क का रिलेशन हमारे पास टाइम के साथ है। वर्क की बात करें W इक्वल्स डेल्टा के, है ना, डेल्टा के दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, और वो इनिशियली रेस्ट पर ही था। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो के फाइनल दैट विल बी 1/2 mv² माइनस 0 इक्वल्स p इंटू टी, ठीक है, पावर इंटू टाइम। ऐसा कुछ रिलेशन हमें मिल गया। अगर v² लिखे हम तो v² इक्वल्स आप लिख सकते हो 2pt/m, और v की अगर बात करें दैट विल बी √2pt/m। ऐसा हमारा इक्वेशन बन गया। अब और एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर कांस्टेंट है, मास तो ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा, और 2 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर क्या हो गई 1/2, अंडर रूट है इसलिए मैंने 1/2 पावर लिखी है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल की जगह पर आप कोई कांस्टेंट भी लगा सकते हो। सपोज मैंने अभी k ले लिया, आप पूरा यही रखना है तो भी रख सकते हो फिर, लेकिन यहाँ पर अगर हम k कांस्टेंट लिख रहे हैं तो ये 2p और m लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए। अब आपको पता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेलोसिटी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो dx/dt, ठीक है। तो यहाँ पर t वाली टर्म इस तरफ ले जाओ तो dx इक्वल टू k इंटू टी टू द पावर 1/2 dt। अब बोथ साइड आप इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है मतलब t की पावर 1/2 है, उसका ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dx का इंटीग्रेशन होगा x और t की पावर क्या हो जाएगी 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। तो योर आंसर विल बी k की पावर कितनी हो गई, दैट इज 3/2 अपॉन 3/2। इसका मतलब आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि x इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है उनका रिलेशन कुछ हमें ऐसा मिल गया। तो हमें जो क्वेश्चन में देते हैं दैट इज़ यहाँ पर पावर कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमारे पास वर्क की हेल्प से, पावर का ये फॉर्मूला था, वर्क की हेल्प से हम वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं टाइम के साथ, और वेलोसिटी से आप डिस्प्लेसमेंट तक जो इंटीग्रेशन मेथड है उससे आप इजीली पहुंच सकते हो। तो आज मैंने क्वेश्चन 10 तक ही करवाया है, तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट लेक्चर में और जो क्वेश्चंस बाकी हैं वो हम सॉल्व करेंगे।